आवाज आ रही है आप लोगों को? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके। चले शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे एक बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी की। ओवरऑल चर्चा होगी, केवल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बल्कि ओवरऑल डिस्कस करेंगे कि सिविल सर्विस की आप तैयारी कर रहे हैं, भले वो यूपीएससी की कर रहे हैं या यूपी पीसीएस या बिहार या कोई और स्टेट सर्विस की आप तैयारी कर रहे हैं, एक सही स्ट्रेटजी, सही रणनीति क्या होनी चाहिए तैयारी के लिए। तो फ्रेंड्स, अक्सर आप सुना होगा और या सुनेंगे अब इस तैयारी के दौरान कहा जाता है कि सिविल सेवा परीक्षा में केवल हार्ड वर्क काफी नहीं होता है, बल्कि स्मार्ट वर्क की जरूरत होती है। दूसरे शब्दों में कहें कि सिविल सेवा परीक्षा को पास करने के लिए केवल कड़ी मेहनत काफी नहीं है, जब तक कि वो कड़ी मेहनत सही दिशा में नहीं की गई हो। तो सफल होंगे आप। कड़ी मेहनत की, हार्ड वर्क की जरूरत है, लेकिन केवल कड़ी मेहनत या हार्ड वर्क से ही सब कुछ नहीं होना है, उसका एक सही दिशा में होना जरूरी है, या कहें कि हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में बदलना जरूरी है। कड़ी मेहनत तो आप देखेंगे कि एक रिक्शे वाला भी करता है, खेत में काम करने वाला एक मजदूर भी कड़ी मेहनत करता है, बल्कि जितनी आप करेंगे कड़ी मेहनत उससे तो कई गुना ज्यादा कड़ी मेहनत करता है। तो हर कड़ी मेहनत करने वाला तो सिविल सर्वेंट नहीं बन सकता। उस कड़ी मेहनत का एक सही डायरेक्शन में होना जरूरी है। और आज चर्चा का मुद्दा यही है कि मेरे अनुसार सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी के लिए एक सही स्ट्रेटजी या सही रणनीति क्या होनी चाहिए। मैं मान के चल रहा हूं कि अभी आप तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, और वैसी स्थिति में एक सही रणनीति क्या हो तैयारी के लिए। हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे होंगे, हैं कई लोग जो पीछे से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ अलग रणनीति हो सकती है, या वास्तव में तो देखेंगे तो रणनीति का निर्धारण नितांत व्यक्तिगत मामला है, बहुत पर्सनल और इंडिविजुअल लेवल पे ये डिसाइड होने वाली चीजें हैं। एक आदमी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, दूसरा आदमी सुबह जल्दी उठ के पढ़ता है, किसी को कान में गाने लगा के सुन के पढ़ने की आदत है, कोई लिख लिख के याद करता है। तो अलग अलग तरीके, अलग अलग रणनीतियां हो सकती हैं तैयारी की। फिर भी जो हमारा अब तक का अनुभव है उसके आधार पे एक जनरलाइज रणनीति क्या हो सकती है सिविल सर्विस एग्जाम
को पास करने के लिए, याद रखें, पास करने के लिए, केवल परीक्षा देने के लिए नहीं, उद्देश्य परीक्षा देना नहीं है बल्कि उद्देश्य परीक्षा को पास करना है। तो परीक्षा पास करने के लिहाज से एक सही रणनीति क्या होनी चाहिए मेरे अनुसार? आप देखेंगे जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में सेशन होते हैं या होते थे, कहें, अब तो पिछले 1-1.5 साल से कोरोना से सारी चीजें अस्त व्यस्त हो गई। अदरवाइज आप देखें जुलाई फर्स्ट वीक में स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के सेशन शुरू हुआ करते थे। लगभग 10 महीने तक क्लास चल रही है, पढ़ाई हो रही है। उसके बाद अप्रैल मई में एग्जाम, जून तक रिजल्ट और फिर नया सेशन शुरू। तो मतलब पूरा 1 साल का वो एक प्लान है कि जुलाई से सेशन शुरू होगा, जून तक एग्जाम कंप्लीट होकर रिजल्ट आ जाएंगे, फिर जुलाई से नेक्स्ट सेशन शुरू हो जाएगा। तो मन की मर्जी नहीं है। देखिए, वहां सेमेस्टर वाला सिस्टम है तो साल में 2 सेमेस्टर होंगे, तो उसमें भी देखें, एक सेमेस्टर जून जुलाई, दूसरा सेमेस्टर नवंबर दिसंबर, तो फिक्स है चीजें। और ये वहां मान के चला जा रहा है कि आपको जो अप्रैल मई में एग्जाम देना है तो कम से कम उसके लिए पहले आपको 10 महीना पढ़ना है। वो जो सिलेबस है आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, प्रीवियस, फाइनल ईयर, तो वो जो सिलेबस है तो एक स्टैंडर्ड समय है 9-10 महीने का कि उतना आपको पढ़ाई करनी है। वो पूरा सिलेबस कवर होगा, तब एग्जाम होने, रिजल्ट आने और फिर अगला। तो आप याद रखिए कि जो ये सिविल सेवा की तैयारी है, इसमें भी आपको उसी तरह से अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन वाले एक प्रॉपर सेशन को फॉलो करने की जरूरत है। और कम से कम 1 साल का होगा वो सेशन। यहां भी कम से कम 1 साल, ज्यादा तो हर व्यक्ति की कितनी क्या क्षमता है उसके अकॉर्डिंग बढ़ सकता है, लेकिन जितना सिलेबस है सिविल सर्विस एग्जाम का, जीएस का, ऑप्शनल का, एसए वगैरह भी पढ़ना है आपको यूपीएससी में या यूपी में, वो सारे सिलेबस मिला दें तो मिनिमम 1 ईयर तो चाहिए है हमें सीरियसली। आप जब तैयारी करें और उसमें भी पर डे कम से कम 10 से 12 घंटे की पढ़ाई हो, तो 365 इंटू 10 to 12 आवर पर डे, उतना तो समय चाहिए है कि वो जो सिलेबस लिख के दिया है यूपीएससी ने या स्टेट पीएससी ने, तो वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप सारे टॉपिक की तैयारी कर पाएंगे या उन सारे टॉपिक को कवर कर पाएंगे। हो सकता है 1 साल कम पड़ जाए, लेकिन 1 साल तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तो कोरोना के पहले की अगर बात करें तो देखिए आप, मई जून में प्रीलिम्स होता था यूपीएससी का। यूपीएससी की ही हम स्पेशली बात कर सकते हैं क्योंकि उसी का एक फिक्स कैलेंडर रहा है। स्टेट सर्विस का कभी कोई फिक्स कैलेंडर नहीं रहा। हाँ, ये है कि यूपी बिहार में रेगुलरली एग्जाम हो रहे हैं, लेकिन एक फिक्स कैलेंडर नहीं है कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब प्री होगा, कब मेंस या इंटरव्यू। जबकि यूपीएससी का तो वो बिल्कुल एक फिक्स पैटर्न रहा है कि फरवरी में नोटिफिकेशन आना है, मई लास्ट या जून फर्स्ट वीक में प्री होना है, 20 सितंबर के आसपास मेंस होना है, फिर फरवरी मार्च में इंटरव्यू। तो उसका एक फिक्स शेड्यूल रहा है। और जब कोई एक फिक्स शेड्यूल एग्जाम का हमारे पास है, तभी हम कोई स्ट्रेटजी भी बना सकते हैं फिर कि अब कैसे तैयारी करेंगे। जहां पंचवर्षीय योजना है, राजस्थान 4 साल बाद वैकेंसी आई, अब कितने साल में फाइनल होगा। झारखंड तो वही हाल है कि 20 साल स्टेट बने हुए हो गए, 6 एग्जाम अब तक हुए, 7वां होना है, 10 बार डेट टलती है, कभी कुछ कभी कुछ। तो यूपीएससी का तो पैटर्न फिक्स है। थोड़ा सा डेट्स आगे पीछे हो रही हैं 2 साल से कोरोना की वजह से, अदरवाइज तो यहां एक प्रॉपर स्ट्रेटजी हम बना सकते हैं, कम से कम 1 साल। अगले साल का आप देखेंगे यूपीएससी का कैलेंडर आ गया है।
आई थिंक 5 जून शायद डेट है प्रीलिम्स की, और लगभग 100 दिन बाद मेंस होगा, तो लगभग 10-15 सितंबर के आसपास मेंस की डेट है। और अगर 2022 को हम टारगेट लेके चलें, 21 तो अभी छोड़ ही दें क्योंकि अब तो बस 1 महीने बाद 40 दिन बाद प्रीलिम्स है यूपीएससी का भी, और 50 दिन बाद यूपीपीसीएस का है। बिहार का भी उम्मीद है कि किसी भी दिन भी आएगा नोटिफिकेशन 67 का, 12 दिसंबर उसकी भी डेट है प्रीलिम्स की। तो इस साल के लिए तो खैर अब बहुत कम समय है, तो जो ऑलरेडी आपकी स्ट्रेटजी चल रही है, अगर इस बार आप एग्जाम दे रहे हैं तब तो खैर मुझे लगता है कि अब उस स्ट्रेटजी में इस लास्ट मोमेंट में छेड़छाड़ की बहुत गुंजाइश नहीं है। हाँ, लेकिन अगर अगले साल के लिए बात करें 2022 के लिए यूपीएससी और यूपीपीसीएस, और या नेक्स्ट अब जो बीपीएससी होगा 68 वो, तो कम से कम 1 साल का समय है। यूपीएससी के लिए अब 1 साल का समय नहीं बचा है। 1 सितंबर 2 सितंबर आज है और 5 जून के आसपास प्रीलिम्स है, तो आप देख लीजिए 4 महीने इधर हैं और 5 महीने उधर, तो 9 महीना मतलब लेट हो चुके हैं हम। अगर 2022 का टारगेट है हमारा और अभी तक हमने तैयारी की शुरुआत नहीं की है, तो 9 महीने का समय मतलब हम लेट हो चुके हैं। हमारे लिए एक एक दिन कीमती है, क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला कि कम से कम 1 साल 12 महीने 365 इंटू 10 to 12 बार हमें इतना तो चाहिए है सिलेबस में लिखी बातों को कवर करने के लिए। हाँ, लेकिन अब जो ये 9 महीने का समय है, इसको भी अगर हम एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के तहत सही ढंग से मैक्सिमम यूटिलाइज कर लेंगे, तो चीजें अभी भी हमारे हाथ में हैं। कैसे इस समय को सही ढंग से सदुपयोग करना है, मेरा उसमें क्या व्यू है, वो बस आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप सहमत हैं, नहीं हैं, कितने सहमत हैं, तो ये तो मैं पीछे भी बात कर चुका हूं कि सबको भगवान ने दिल भी दिया है, दिमाग भी दिया है, सबकी एक अपनी सोच और समझ है। हमारा काम अपनी तरफ से एक सही रास्ता दिखाना है, मानना नहीं मानना, चलना आपकी मर्जी है। आजकल कुछ ज्यादा ही लोग समझदार हो गए हैं, सीखने आते हैं लेकिन सीखने की इच्छा लेके नहीं आते हैं, तो बड़ी नई नई समस्या है। कई बार लोग पहले से ही इतने सीखे सिखाए हैं कि कुछ नया। टेस्ट सीरीज में भी एक आदमी ने एडमिशन लिया इंग्लिश मीडियम के, पहला टेस्ट उन्होंने लिख के जमा किया, मोबीशाला ऐप में जब मैंने कॉपी चेक करी, गलतियां बताई, तो अब गलतियां स्वीकारने को ही तैयार नहीं है। तो मतलब आए हैं सीखने के लिए, लेकिन सीखने की इच्छा से नहीं आए हैं। तो अगर आपको अपनी गलतियां स्वीकारना और मानना ही नहीं है, तो फिर क्यों आए हैं आप यहां? अगर पहले से ही आप अपने आप को इतना 30 मार का या धुरंधर समझ रहे हैं, तो मैंने पूछा कौन सी किताब पढ़ी, कौन सा नोट्स पढ़ा, तो बस एक किताब गाइड बुक मार्केट में एक वो पढ़ी है। तो मैंने कहा उससे तो नहीं होगा। नहीं, मुझे तो बड़ी अच्छी लगी। क्या मतलब है इस बात का? कि फिर हम बेवकूफ हैं। बस आपको वो अच्छी लगी, आपको लग रहा है उसी एक को पढ़ के हो जाएगा, तो फिर क्यों आए आप मेरे पास? अगर मेरी बात आपको सुनना समझना नहीं है, या जो आपके दिमाग में अब तक बैठा है आपको लग रहा है नहीं वो पर्याप्त है, सफिशिएंट है, तो फिर क्या जरूरत है? या किसी क्वेश्चन का आंसर बता रहे कि ऐसे नहीं ऐसे लिखना है, उसमें ये चीजें होनी चाहिए, तो नहीं। तब इस तरह से अगर आर्गुमेंट करेंगे, डॉक्टर कोई बीमारी बताए उसका इलाज बताए तो नहीं, तो फिर काहे के लिए गए डॉक्टर के पास? अपना खुद इलाज करो, जियो मरो। डॉक्टर ने तो कोई इन्विटेशन दिया नहीं है आपको कि नहीं आइए हमारे पास इलाज करवाने के लिए। स्वेच्छा से आए हैं, सीखने आए हैं, तो सीखने की भी इच्छा के साथ आइए। आपके पास 1, 2, 4, 10 लोगों का अनुभव होगा, हमारे पास 50,000 लोगों का अनुभव है। जो कहा जाता है कि बाल यूं ही धूप में सफेद नहीं किए हैं, तो भाई सच्चाई है कि कुछ तो
तो स्वाभाविक सी बात है, जो बताएंगे आपको कुछ बेहतर ही बताएंगे आपके लिए। फिर भी वो स्टार तो हर जगह लगा हुआ है, कंडीशन अप्लाई, कि अल्टीमेटली तो करना आपको है। तो जैसा आप जानते हैं 3 स्तरीय परीक्षा होती है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस या बीपीएससी, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट। कब कैसे आपको पर्सनालिटी टेस्ट की तैयारी करनी है, कब कैसे आपको मेंस की तैयारी करनी है और कब कैसे आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, जो 3 लेवल हैं, कब कैसे तैयारी करें। जनरली आपके दिमाग में, अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अभी बहुत एज नहीं है, 20, 22, 23, 24 साल वाले एज ग्रुप में हैं, एकदम तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, तो फिर आपके सामने एक सबसे बड़ी चुनौती और समस्या यही निर्धारित करने की होती है कि हम कब और कैसे तैयारी करें। जनरली एग्जाम पहले प्रीलिम्स का होता है, तो आप सोचते हैं कि तैयारी की शुरुआत भी हम प्रीलिम्स से ही करें। एक सामान्य सोच समझ तो यही कहती है कि जो पहले समस्या है पहले उससे निपटें, बाद वाले को बाद में देखेंगे। और बहुत सारे लोगों को ठीक भी लग सकता है, एक नजरिए से ठीक लग सकता है। हेलो, तो कोई नहीं सर, कल आप रहिएगा तो कल फिर देख लीजिएगा, तो कल आ जाएंगे। कल मैं 10 बजे याद करवा दूंगा एक बार आपको। हाँ नहीं, मैं 10 बजे याद करवा दूंगा कल आपको। ठीक है, मैं कल आपको याद करवा दूंगा आपको। कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, तो कल फिर देख लूंगा मैं साहब। जी, ठीक है। मैं मुखर्जी नगर में हूं, या दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास। जी, ठीक है, ओके, थैंक यू। तो हम बात कर रहे हैं कि जनरली एग्जाम पहले प्रीलिम्स का होता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि तैयारी भी पहले प्रीलिम्स की करें, जो समस्या पहले है उसका समाधान करें, बाद वाले को बाद में देखें। लेकिन यही मैं बताना चाहता हूं कि ये जो एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी होती है या अल्पकालीन रणनीति, ये बहुत खतरनाक होती है। कि जो एग्जाम पहले है, जो समस्या पहले है, हम उसका समाधान पहले कर लें और जो बाद में आएगी समस्या उसे बाद में देखेंगे। बिल्कुल नहीं। यहां ध्यान रखना है आपको सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जरूरी बात, कि जो समस्या बाद में आती है उसका समाधान हमें पहले करना होता है, और जो समस्या पहले आती है उसका समाधान बाद में। यहां विपरीत तैयारी होती है। जिस क्रम में एग्जाम होना है और आपकी तैयारी का जो क्रम होगा वो एकदम विपरीत होता है, या होना चाहिए। एग्जाम पहले प्री का होगा, तैयारी सबसे लास्ट में प्रीलिम्स की जाती है। उसके बाद मेंस होगा, तैयारी पहले मेंस की होगी। और इंटरव्यू तो खैर एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। उसका कोई एक ऐसा फिक्स समय नहीं है कि सबसे पहले 15 दिन या 1 महीना जाएं कहीं किसी जयपुर के विपश्यना केंद्र में, तो वहां 10 दिन जाके करें ध्यान योगा और आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाए। तो वो ऐसा नहीं, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है जो चलती रहती है। जिस दिन आपने सोचा कि तैयारी करनी है, वो उसी दिन से प्रोसेस शुरू हो जाती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, और जब तक आप सिलेक्ट नहीं हो गए वो तब तक चलती है, वो जीवन भर चलती है। वो तो भाई पर्सनालिटी तो लोगों की हमेशा बनती बिगड़ती रहती है। तो मेनली फिर मेंस और प्रीलिम्स की बात बचती है। एग्जाम पहले प्रीलिम्स का है, लेकिन याद रखें तैयारी हमेशा पहले आपको मेंस की करनी होती है। मैंने यहां वही बनाया है चार्ट की प्री मेंस इंटरव्यू एग्जाम इस तरीके से होगा, लेकिन तैयारी होगी इंटरव्यू मेंस प्री इस तरीके से, एकदम विपरीत दिशा में।
आप देखिए, अगर 2022 की बात करें, इसी साल की बात कर लें, 10 अक्टूबर को यूपीएससी का प्रीलिम्स है और संभवतः 7 जनवरी से मेंस अनाउंस है। 87 डेज होते हैं मेरे ख्याल से दोनों के बीच में, प्री और मेंस के बीच में। लगभग वही स्थिति यूपी पीसीएस में है। 24 अक्टूबर को प्रीलिम्स है और शायद 19-20 जनवरी के आसपास से मेन शुरू होगा। लगभग सेम स्थिति वही कि 87 to 90 डेज हैं प्री और मेंस के बीच में। अगले साल भी वही होगा, 90 से 100 दिन। अब यूपीएससी इतना ही समय देता है प्री और मेंस के बीच में। और सोच के देखिए आप, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपी हो या बिहार हो या कोई भी अदर स्टेट, पहले मैंने कहा यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए हम एक कॉन्सेप्ट डेवलप करें और फिर वही थ्योरी बाकी जगह भी लागू हो जाएगी। तो अगर 90 से 100 दिन का समय है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, सोच के देखें आप, 9 पेपर तैयार करने हैं मेंस में हमें। यूपीएससी मेंस में हम देख रहे हैं कि 9 पेपर, 2 कंपल्सरी पेपर क्वालिफाइंग हिंदी इंग्लिश, उसके अलावा 5 पेपर, 1 निबंध, 4 जीएस और प्लस ऑप्शनल के 2 पेपर, कुल 9 पेपर। चलिए 1 मिनट के लिए मान लें कि हिंदी इंग्लिश आप नहीं पढ़ेंगे, पास हो जाएंगे, वो क्वालिफाइंग है। 250 में से आपको 33% या 25% नंबर ही चाहिए है, बस वो क्वालिफाई मान लें कि हो जाएंगे। हालांकि बहुत सारे लोग वो पेपर भी पास नहीं कर पाते हैं। हिंदी अंग्रेजी में ही क्या लोग रह जाते हैं। फिर भी अभी 1 मिनट के लिए मान लें कि वो आप नहीं पढ़िए कुछ भी, उसको आप पास हो जाएंगे, तब भी 7 पेपर की तो तैयारी करनी है। 250 नंबर, 1750 नंबर का मेंस है। 90 दिन का समय है, 90 में 7 से भाग दीजिए आप। एक पेपर के लिए कितने दिन का समय है आपके पास? 12 से 13 दिन। 10 घंटा पढ़ेंगे, 12 घंटे पढ़ेंगे तो लगभग 120-130 घंटे एक पेपर के लिए। सोच के देखिए आप, जीएस का फर्स्ट पेपर है इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी, आर्ट, कल्चर। सोच के देखें आप, 12 दिन में क्या आप इतना सिलेबस तैयार कर सकते हैं जीरो से, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो? वैसे कहा जाता है कि असंभव कुछ नहीं होता, लेकिन ये असंभव है कि 12 दिन में इंडियन वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, आर्ट, कल्चर, इंडियन सोसाइटी, इतना आप तैयार कर लें 12 दिन में, इस लायक कि आप आईएएस बन जाएं। मैंने कहा परीक्षा देना उद्देश्य नहीं है, परीक्षा पास करना उद्देश्य। असंभव है ये। उसी तरह से सब उस समय तो इतना ही है आपके पास प्री और मेंस के बीच में। अगर आप इस स्ट्रेटजी को लेके आगे बढ़ रहे हैं कि पहले प्रीलिम्स का एग्जाम है, हम तैयारी पहले प्रीलिम्स की करेंगे, प्रीलिम्स हो जाएगा तब मेंस पढ़ेंगे, तो क्या आपको लगता है कि तब मेंस पढ़ पाएंगे? तब आपके पास मेंस पढ़ने का समय होगा? बिल्कुल नहीं। 90 दिन में 9 पेपर, 7 पेपर आपको तैयार करने हैं। मशीन नहीं है आपकी 90 में, पूरे 90 दिन रोज आप 12-12 घंटे पढ़ेंगे। 10 दिन, 8 दिन में एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि किसी ना किसी वजह से उस दिन पढ़ाई नहीं होगी, तबीयत खराब या XYZ कुछ भी। 10 से 12 दिन में एक पेपर इस लेवल का तैयार हो जाए कि आप आईएएस बन जाए, संभव नहीं हो पाए। मतलब कि आपको मेंस की तैयारी पहले करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे, मेंस देंगे जरूर, लेकिन मेंस पास नहीं होंगे। मेरी इस बात से शायद ही कोई असहमत हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एग्जाम भले बाद में होगा मेंस का, लेकिन तैयारी तो आपको पहले करनी पड़ेगी। और याद रखें कि इसीलिए अभी जो ये समय चल रहा है, एटलीस्ट 4 महीना अभी जो है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इवन जनवरी भी, लगभग 5 महीने का जो समय है, ये समय है मेंस की तैयारी का समय।
आप ऑप्शनल पढ़ ही रहे हैं। हो सकता है आप में से कई लोग अभी ऐसे भी हों जो अभी भी डायलेमा में हो, पढ़े नहीं पढ़े, क्योंकि अभी तो मैंने ओपन फॉर ऑल किया हुआ है। जिसने भी ऐप डाउनलोड किए हैं तो अभी तो किसी को हम रोक नहीं रहे हैं, सारे लोग जो जुड़ रहे हैं तो क्लास कर रहे हैं। जैसे ही हम टॉपिक पे आएंगे तो फिर क्लास केवल उनके लिए ओपन होगी जिनके एडमिशन हुए हैं। तो हो सकता है आप में अभी भी कुछ लोग डायलेमा में हो, अभी पढ़ें, बाद में पढ़ेंगे, नहीं करेंगे, कब करेंगे। तो वही मैं बताना चाह रहा हूं, आज से आप प्रीलिम्स में लग जाइए, 9 महीना है, टॉप कर जाएंगे प्रीलिम्स में। गारंटी कि आप प्री पास हो जाएंगे इस 9 महीने में, खूब प्री पढ़ लीजिए तो। लेकिन जितनी इस बात की गारंटी है कि आप प्री पास हो जाएंगे, उतनी ही इस बात की भी गारंटी है कि आप मेंस पास नहीं होंगे अगर आपने अभी मेंस की तैयारी नहीं की है तो। ये भी लिख के ले लीजिए हमसे। उस 90 दिन में आप 9 पेपर इस लेवल के तैयार कभी नहीं कर पाएंगे कि मेंस पास हो जाएंगे। तो अभी से लेके दिसंबर जनवरी तक आपको कंसंट्रेट करना है मेंस की तैयारी के ऊपर। मेंस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेंस पढ़ें, कर ही रहे हैं हम लोग। लगभग यही एक समय लेके चल रहे हैं हम, 4.5 से 5 महीना, मतलब लगभग 30 जनवरी मैक्सिमम आप मान के चलें। और अब तो खैर चीजें हाथ में है, ऑनलाइन क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास भी है। जरूरत है तो हम इसको 2 महीने में भी खत्म कर दें, जरूरत है तो थोड़ा सा और आगे भी बढ़ा दें, तो वो तो चीजें खैर सब अपने हाथ में होती हैं। एक स्टैंडर्ड समय लेके चलते हैं, लगभग वही 5 महीने। तो ऑप्शनल मेंस पढ़ें, साथ साथ जीएस मेंस भी पढ़ें। कोचिंग कर रहे हैं आप या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं आप, लेकिन इस समय जो आपका फोकस होगा वो मेंस के ऊपर होगा। कोचिंग भी अगर कोई अच्छी कोचिंग आपने ज्वाइन करी है, उसका भी इस समय फोकस मेंस के ही टॉपिक्स पे ज्यादा होगा। हालांकि जीएस में तो वो कंबाइन चलता है, मेंस प्लस प्रीलिम्स। वही हिस्ट्री पढ़ेंगे आप, असहयोग आंदोलन या सवर्ण अवज्ञा आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट या जो भी, तो वो कंबाइन ही होगा, मेंस भी होगा उसमें और प्रीलिम्स भी होगा उसमें। पॉलिटी पढ़ेंगे आप, प्रेसिडेंट, गवर्नर, तो ऐसा नहीं है कि मेंस अलग पढ़े प्री अलग, वो समझदारी नहीं है। करने वाले वैसा भी करते हैं, लेकिन हम तो यही सलाह देते हैं कि प्रेसिडेंट, गवर्नर कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, मेंस पढ़ लीजिए, कॉन्सेप्ट सारे, और उसी से जुड़े जो फैक्ट हैं बाद में महत्वपूर्ण तथ्य करके उनको जान लीजिए। तो एक साथ हो जाएगा आपका मेंस भी और प्रीलिम्स भी, नोट्स एक साथ बन जाएगा, समझ एक साथ। जीएस में आप उसी स्ट्रेटजी को लेके आगे बढ़े कि मेंस प्लस प्री साथ साथ चले। हाँ, कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो केवल मेंस में है, अभी वो पढ़ लीजिए आप, जैसे एथिक्स है, गवर्नेंस है, इंटरनल सिक्योरिटी है, सोशल जस्टिस, जो केवल मेंस के टॉपिक हैं। पहले अभी आप उनको पढ़ लीजिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3-4 महीने में। और तब उसके बाद आइए फिर ऐसे सेक्शंस पे जो मेंस और प्री दोनों में है। तो अगर अभी से लेके हम आपके 5 जून तक का एक कैलेंडर बनाएं, तो आज शुरुआत है 2 सितंबर, अभी से लेके 30 जनवरी तक आप पवेट मेंस पढ़ें, कंप्लीट हो जाएगा। जीएस मेंस प्लस प्री पढ़ें, फोकस उन टॉपिक्स पे करें अभी जो केवल मेंस के टॉपिक हैं। तो एथिक्स कर लें, गवर्नेंस कर लें, सोशल जस्टिस कर लें, इंटरनल सिक्योरिटी कर लें। लगभग 3-3.5 महीने में ये सब काम हो जाएंगे आपके, दिसंबर तक हो जाएंगे ये सब। उसके बाद आप जीएस में अब वो जो ट्रेडिशनल सेक्शन है, 5 सेक्शन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, उनके ऊपर आ जाएं। मेंस प्लस प्री साथ साथ करें तो मेंस भी चलेगा, साथ साथ प्रीलिम्स भी तैयार होगा। और पवेट जैसे ही कंप्लीट होगा आपका 30 जनवरी के आसपास, पवेट वाला जो समय बचेगा उसमें सीसेट आप पढ़ना शुरू कर दें। 4 महीना समय है, फरवरी, मार्च, अप्रैल में सीसेट पढ़ें। पवेट तब तक आपका कंप्लीट हो चुका है। जीएस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा।
बस टॉपिक हमने कहा इस तरीके से डिसाइड करें कि अभी मेंस वाले टॉपिक, फिर मेंस प्लस प्री वाले टॉपिक। पवेड जैसे ही कंप्लीट होगा इसकी जगह पे सीसेट। और देखिए आप 5 जून के आसपास जब प्रीलिम्स में आप बैठेंगे, पूरा प्रीलिम्स भी आपका तैयार होगा, लगभग मेंस भी तैयार होगा, और तब केवल प्रीलिम्स पास नहीं करेंगे बल्कि मेंस भी पास करेंगे, इसकी संभावना रहेगी। उस 90 दिन में एक कॉन्फिडेंस होगा आपके पास कि हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है, हमें रिवाइज करना है, हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, हमें नए सिरे से नहीं पढ़ना है। ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। इथिक्स है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, आपको ये कॉन्फिडेंस होगा कि हम एक बार पढ़ चुके हैं, हमें रिवाइज करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, हमें नए सिरे से नहीं पढ़ना। 5 जून को प्री दे के नहीं तो निकलेंगे और लगेगा कि अरे तो पहाड़ टूट पड़ा, अभी 2 ऑप्शनल के 2 पेपर हैं, जीएस पूरा मींस पड़ा है, कैसे करेंगे 90 दिन में। वहीं से कॉन्फिडेंस आपका खत्म हो जाएगा। तो इतना यहां किए रहेंगे तो वो कितना बड़ा कॉन्फिडेंस होगा आपके पास कि हम एक बार पढ़ चुके हैं, पूरे सिलेबस से गो थ्रू हो चुके हैं, हमें केवल अब चीजों को रिवाइज और रिकॉल करना है। वो काम हो जाएगा उस 90 दिन में, नए सिरे से नहीं होगा तैयारी उस 90 दिन में। तो अगर आप इस 9 महीने की एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना लें, जैसा कि मैंने बताया आपको संक्षेप में, पर डे 10 से 12 घंटे का एक अपना कैलेंडर, एक प्लान बना लें, जीएस में भी टारगेट फिक्स कर लें कि 2 महीने 1.5 महीने में हम एथिक्स कर लेंगे कंप्लीट, फिर 1 महीने 15 दिन में गवर्नेंस कर लेंगे, फिर इसी तरह से लगभग 9 महीने का एक कैलेंडर बना लें आप अपना। पवेट तो खैर हम करवा रहे, तो वो तो हम करवाएंगे ही पूरा आपको, उसमें अलग से आपको अपने कैलेंडर की जरूरत नहीं है। जीएस में भी अगर कहीं कोचिंग कर रहे हैं तो फिर कोचिंग उस तरह से कर रही है, बहुत अच्छी बात। अदरवाइज आप अपना करें, एक सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या जो कम से कम 12 घंटे पर डे पढ़ें, कम से कम 12 घंटे, और ज्यादा पढ़ सकते हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने बताया जितना सिलेबस है जीएस का, ऑप्शनल का, वो लगेगा उतना समय आपको। जो 12 घंटे रोज पढ़ रहे हैं, पूरे हफ्ते का शेड्यूल बना लें। फिर आप टाइम मैनेजमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है समय प्रबंधन सिविल सेवा की तैयारी में, कारण कि सिलेबस बड़ा है, समय कंपैरेटिवली कम है। आप 5th ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना बना के नहीं चल सकते तैयारी की सिविल सर्विस की। 1 साल 1.5 साल में आपको उतना करना है कि अब घर वालों को रिजल्ट दे पाए। तो टाइम मैनेजमेंट के बिना आप ये काम कभी नहीं कर पाएंगे। तो एक तो पूरा 9 महीने का प्लान हो। देखिए नीति आयोग 3 साल, 7 साल, 15 साल के 3 दस्तावेज अलग अलग जारी कर रहा है। उसी तरह से पूरे 9 महीने का एक प्लान आपके पास हो, फिर मंथली प्लान हो आपका कि अभी हमें एथिक्स करना है, अब अगले महीने गवर्नेंस, अगले महीने ये, या फिर उसमें वीकली और डेली भी हो। 12 घंटे पढ़ेंगे रोज, सुबह 2 घंटा हमें कम से कम 2 न्यूज़पेपर पढ़ना है, 10 घंटे का समय है, 4 घंटा हमें पवेट पढ़ना है, 6 घंटा हमें जीएस पढ़ना है। पवेट के लिए आप 4 घंटा भी समय देंगे आज से लेके 30 जनवरी तक, तो पब्लिक एडमिशन आपका इतना तैयार होगा कि बिहार में 300 में से 180 प्लस नंबर आएंगे, यूपी में 400 में से 260 प्लस नंबर, और यूपीएससी में 500 में से 270 प्लस नंबर आपको आएंगे। बस 4 घंटा पर डे भी आप हमें देंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लगभग 1.5 घंटे की क्लास और लगभग 2 घंटा और आप अपने घर पे पढ़ लें। जो नोट्स मिलेगा एक बार उसको पढ़ लें, जो क्लास समझें दोबारा पढ़ लें, साथ में एक आप किताब उस टॉपिक की पढ़ लें, तो बस 4 घंटे पर डे दे दीजिए। तो एक अपना रूटीन शेड्यूल बना लीजिए। 2 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, 4 घंटा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, 6 घंटा जीएस पढ़ेंगे, कम से कम 12 घंटा ये। पवेट 5 ही दिन पढ़ रहे हैं हम, सैटरडे संडे थोड़ा एक्स्ट्रा समय है, मैगजीन पढ़ लेंगे।
जो 5 दिन में पढ़ा उसको रिवाइज करेंगे, नया कुछ नहीं पढ़ेंगे। संडे का दिन है कि इस दिन आज नया कुछ नहीं पढ़ेंगे, जो 6 दिन में पढ़ा है उसको केवल रिवाइज करेंगे। 2 घंटा कम पढ़ेंगे, 12 की जगह 8 घंटा ही पढ़ेंगे उस दिन, चलो बस रिवाइज करेंगे पूरे हफ्ते को। इस तरह से एक प्रॉपर प्लानिंग कीजिए, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए, आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी की शुरुआत कीजिए। पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू ये 1 दिन 2 दिन का काम नहीं है, ये एक लॉन्ग कंटिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस होती है, ये चलता रहेगा। जब ऑफलाइन क्लास हो रही थी बहुत सारे काम हम यहाँ क्लास में करते थे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, ऑनलाइन में तो वो सब चीजें संभव नहीं हो पा रही हैं। लेकिन अब देखिए बहुत जल्दी फिर, वैसे तो दिल्ली गवर्नमेंट ने कह दिया 1 सितंबर मतलब कल से ऑफलाइन क्लास खुल गए हैं, लेकिन हम लोग अभी भी थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं कि और देख समझ लें 1 आध हफ्ते 10 दिन की क्या ऊँट किस करवट बैठ रहा है, तब उसके बाद डिसीजन लें फिर। डीडी न्यूज पे एक प्रोग्राम आता था चर्चा में, इधर अब बंद है कोरोना इस सब वजहों से। कभी आप लोगों ने देखा हो, दोबारा शुरू होगा तो देखेंगे। हम यहाँ अपने कोचिंग से हर हफ्ते 5-6 स्टूडेंट 10 स्टूडेंट भेजते हैं उस प्रोग्राम में, चर्चा में। जो रिसेंट इश्यूज होते हैं, बर्निंग इश्यूज, उन पर डिस्कशन होता है। अफगानिस्तान इशू पर डिस्कशन होगा, या पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों पर डिस्कशन होगा, या जो भी इस तरह के रिसेंट इशूज हैं, 1 घंटे डिस्कशन होता है। उस टॉपिक के 6 जानकार वहां विशेषज्ञ होते हैं जो अपने अपने विचार रखते हैं। 25-30 ऑडियंस होते हैं, उनको भी अपनी बात कहने का मौका होता है। क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, एक्सपर्ट और ऑडियंस के बीच में 1 घंटे का ये प्रोग्राम होता है चर्चा में, डीडी न्यूज पे आता है। अभी बंद है फिलहाल। तो जो 20, 25, 30 ऑडियंस होते हैं, हर हफ्ते हम यहां से भेजते हैं अपने क्लास से 10 से 12 स्टूडेंट, उस 20-25 में हम ही लोगों के होते हैं हर हफ्ते। फ्राइडे को रिकॉर्डिंग होती है, सैटरडे को 10 से 11 वो टेलीकास्ट होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की एक सबसे बड़ी चीज, वो 6 विशेषज्ञ वही हैं जिनको आपके इंटरव्यू लेने हैं, उस लेवल या उससे ऊपर के लेवल के विशेषज्ञ होते हैं। किसी स्टेट के चीफ सेक्रेटरी, किसी राज्य के रिटायर्ड राज्यपाल, कोई पॉलिटिकल इशू है तो पॉलिटिकल पार्टी के बड़े लीडर, जेएनयू या आईआईपीए के प्रोफेसर, या इस तरह के लोग। उन 6 आदमी, 6 एक्सपर्ट, 20-30 ऑडियंस के सामने माइक पकड़ के आपको अगर 1 मिनट भी बोलने का मौका मिल गया तो सोच के देखें वो कितनी बड़ी बात है। पर्सनालिटी टेस्ट की सबसे बड़ी तैयारी क्या है कि जो आप जानते हैं उसे बिना डरे, बिना किसी हेजिटेशन के 4 आदमी के सामने खुल के बोल दें। और नहीं जानते हैं तो सॉरी बोलने का दम, क्योंकि सब कुछ तो जान नहीं सकते। यही है पर्सनालिटी टेस्ट, कि जो पता है वो समय पे सही तरीके से बिना डरे बोल दें, और जो नहीं पता है तो स्वीकार कर लें कि सॉरी सर हम नहीं जानते। पसीना ना आए, कॉन्फिडेंस कम ना हो। 17-18 मिनट का जो इंटरव्यू है, पर्सनालिटी टेस्ट है बेसिकली, तो यही सब। उससे बड़ी क्या वो पर्सनालिटी टेस्ट डेवलपमेंट है कि 6 विशेषज्ञ, 30-40 ऑडियंस, और टीवी पे आप 1 मिनट भी माइक पकड़ के अगर बोल दें तो सारा डर तो आपका वैसे ही वहां रफू चक्कर हो जाएगा। 2-4 बार ऐसा कर लिया तो लोग 4-4, 5-5 हजार रुपए खर्च करते हैं 2-2, 3-3 मॉक इंटरव्यू देने के लिए, इसीलिए। और हम ये काम डीडी न्यूज पे करवाते हैं सीधा, बिना किसी पैसे के। और पहले दिन से मॉक तो लोग तब देते हैं जब मेंस का रिजल्ट आ गया, पास हो गया, अच्छा अब इंटरव्यू देना है। हम तो अभी जब आपने सोचा ही है कि हमें आईएएस बनना है, उसी दिन से हम ये काम शुरू करवा देते हैं। और ये बस एक फ्री सर्विस जो एड ऑन सर्विस होती है कि अब है वहां डी न्यूज में लिंक, तो बुला लेते हैं, वो यहाँ के स्टूडेंट भेज देते हैं। केवल हम लोगों के स्टूडेंट जाते हैं कोचिंग, और कहीं के नहीं होते हैं स्टूडेंट में। तो
बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो डे बाई डे की लाइफ में आप कर सकते हैं अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। तो ये 1-2 दिन का काम नहीं, ये एक लॉन्ग प्रोसेस होती है, कंटिन्यूस प्रोसेस। तो फिर मेंस और प्री, तो उसी की हम बात कर रहे हैं कि याद रखना है एग्जाम पहले प्री का होगा, लेकिन तैयारी हमेशा पहले मेंस की होगी। पब्लिक पॉलिसी या लोक नीति एक टॉपिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी पढ़ते हैं हम, और जीएस में भी उसका एक मॉडल है गार्बेज मॉडल या कूड़ादान प्रतिमा। क्या है ये मॉडल? हम सब यूज करते हैं इस मॉडल को, आपने भी यूज किया है। कूड़ादान प्रतिमान या गार्बेज मॉडल है कि आपने अपने घर, अपने रूम में कूड़ा निकलने के पहले एक कूड़ादान या डस्टबिन लाके रखा है कि जब कूड़ा निकलेगा तो हम उसे कहां डालेंगे। मतलब कि समस्या आई नहीं है, पता है आपको कि आएगी, तो आपने उसका समाधान पहले कर लिया है कि कूड़ा निकलेगा तो कहां डालेंगे। तो ऐसा नहीं है कि पहले आप अपने घर, अपने रूम पे बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा करते हैं और तब कूड़ादान लाते हैं, वो पहले से ले आए। समस्या बाद में, इंतजाम पहले, समाधान। वही यहां है। सिविल सेवा की जो तैयारी है वो इसी कूड़ादान प्रतिमान पे बेस्ड है, या होनी चाहिए कि समस्या बाद में आएगी लेकिन समाधान पहले। वही पता है हमें कि मेंस देंगे हम एक दिन। हाँ, अगर आपको ये डाउट है कि मेंस देंगे या नहीं देंगे तो फिर तो, अगर अपने ऊपर इतना ही भरोसा नहीं है तो फिर तो तैयारी छोड़ दीजिए आज से ही। और अगर तैयारी कर रहे तो इतना भरोसा, इतना विश्वास तो रखना पड़ेगा अपने ऊपर कि एक दिन मेंस हम जरूर देंगे। और जब पता है कि मेंस देंगे, समस्या आएगी, तो फिर उसकी तैयारी, उसका समाधान तो पहले करना पड़ेगा। अब यहां फिर देखिए, सोच का फर्क हो जाता है, अप्रोच का, दृष्टिकोण का अंतर हो जाता है। कई लोग सोचते हैं कि मेंस की तैयारी कर ली और प्री ही पास नहीं हुए तो पैसा भी वेस्ट गया, मेहनत भी वेस्ट गई। हम इस बात को दूसरे तरीके से कहते हैं कि सोचिए, ये नहीं सोचिए कि मेंस की तैयारी कर ली और प्री पास नहीं हुए तो, इस तरह से सोचिए कि प्री पास हो गए और मेंस की तैयारी नहीं हुई तो। और बिल्कुल सच्चाई है, सोचना भी इसी तरीके से है आपको कि प्री पास हो गए और मेंस की तैयारी नहीं हुई तो। मेंस की तैयारी कर ली, प्री पास नहीं हुए तो क्या जाएगा? 25-50 हजार रुपए, टाइम, प्री पास हो गए और मेंस की तैयारी नहीं हुई तब क्या चला जाएगा? जिंदगी, 1 साल कम से कम। अब देख लीजिए कौन ज्यादा कीमती है, 25-50 हजार रुपए और कुछ मेहनत, या जिंदगी और 1 साल तो चला ही जाएगा। और दोबारा फिर मेंस देने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। अच्छे अच्छे धुरंधर जो इंटरव्यू दे दिए हैं, अगले बार प्री में रह जाते हैं। सिलेक्टेड लोग प्री पास नहीं कर पाते हैं अगले बार। तो एक बार मौका दिया भगवान ने मेंस लिखने का, दोबारा मिलेगा कि नहीं, अब तो उसमें भी डाउट है। और सोच के देखें कि उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कौन होगा जिसे मेंस देने का मौका मिला लेकिन जो कहे कि हम तो तैयार ही नहीं है इसके लिए। आदमी तो तरसता है कि मेंस देने का मौका मिल जाए, प्री पास हो जाए। और अगर उसमें आप ऐसे हैं कि मौका दिया भगवान ने लेकिन आप कहें कि हम तो तैयार ही नहीं है मेंस के लिए, तब 7 लाख 8 लाख लोगों को प्री देना है और मेंस देने का मौका कितने लोगों को मिलना है? 10,000 को। अब उस 10,000 में 1000 आदमी आके कहें कि हम तो तैयार ही नहीं मेंस के लिए। सूली पे नहीं चढ़ा देना चाहिए ऐसे लोगों को कि क्यों तुमने दूसरे लोगों की सीट खराब कर दी, अगर तुम मेंस के लिए तैयार ही नहीं थे तो दूसरे 1000 पास हो जाते बेचारे जो मेंस के लिए भी तैयार थे। कितना गुस्सा आएगा अगर आपको ही पता लगे तो। और
मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर 6 घंटे 8 घंटे पवेट पढ़ेंगे या मीन्स पढ़ लेंगे, एथिक्स वगैरह, तो वो जीवन में कहीं ना कहीं काम आएगा, वो वेस्ट नहीं होगा। चलो अगर 1 मिनट के लिए मान लें कि मीन्स देने का मौका नहीं भी मिलेगा, तो कभी ज्ञान और पढ़ाई बर्बाद होती है? कभी नहीं। वो यहां नहीं कहीं और काम आएगी, किसी ना किसी रूप में। कम से कम अच्छे इंसान बन जाओगे, आईएएस नहीं भी बनोगे तो सोच को बदलने की जरूरत है। ये नहीं सोचना है कि मीन्स तैयार कर लिया और प्री पास नहीं हुए, तो ये सोचना है कि प्री पास हो गया और मीन्स तैयार नहीं हुआ तो कूड़ादान प्रतिमान है कि नहीं है। समस्या बाद में आएगी, लेकिन उसका समाधान, उसका इंतजाम पहले करके रखना जरूरी है। आग लगने के बाद कभी कुआं नहीं खोदा जाता, याद रखें। कुआं पहले खोद के तैयार रखना है कि अगर आग लगेगी तो हम तेजी से काबू पा लें। अगेन सोच के देखें, कुआं खोद लिया, आग नहीं लगी, क्या होगा? 25-50 हजार लाख रुपए वेस्ट होगा जो कुआं खोदा है। लेकिन ये आप भी जानते हो कि वो आग नहीं बुझाएगा तो कम से कम प्यास बुझाएगा, तो वेस्ट नहीं होगा वो। फिर भी मान लगी चलो लाख रुपया चला जाएगा कुआं खोदने में, आग लगी नहीं। बात को उल्टा करके देखें, आग लग गई और कुआं नहीं हुआ तब तो सब कुछ चला जाएगा, सब तहस नहस हो जाएगा। फिर तो टाइम नहीं मिलेगा कुआं खोदने का कि आग लगी, इससे चलो अब कुआं खोदते हैं। वही बात है यहाँ। हर साल हम लोग लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, मेडिक्लेम करवाते हैं, 10 लाख का बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख का, 15,000 20,000 इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देते हैं। और उसके बाद भी सुबह भगवान से प्रार्थना यही करते हैं कि हमें इस हेल्थ इंश्योरेंस को कभी भजाने की जरूरत नहीं पड़े, वो डूब जाए पैसा हमारा प्रीमियम का। कल परसों अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कोई एक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, वो कहा भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि इस अस्पताल के दरवाजे हमेशा बंद रहें, कभी इसको खोलने की जरूरत ना पड़े। लेकिन तैयारी तो करनी है कि नहीं? और फिर भी भगवान से प्रार्थना यही कर रहे कि कभी भगवान हमें अस्पताल का मुंह नहीं देखना पड़े। तो तैयारी तो पहले करनी होती है। यहां तैयारी भी पहले करनी है मीन्स की, और भगवान से प्रार्थना भी करनी है कि भगवान कम से कम एक बार तो मौका दे दो मीन्स लिखने का। और आज की डेट में वास्तव में ये सच्चाई है कि अगर आप प्रीलिम्स पास कर जाते हैं तो मेंस बहुत कठिन नहीं है। हाँ, अगर आपने प्रॉपरली एक बार उसकी तैयारी कर ली है तो। इसीलिए बार बार ये कहता हूं कि कभी भी ये गलती और भूल बिल्कुल नहीं करें। चाहे यूपीएससी हो, यूपी या बीपीएससी, आप देखिए अगर 10,000 लोग मेंस पास कर रहे, मेंस में बैठ रहे हैं, कंपटीशन मुश्किल से 4-5 हजार लोगों का है। बाकी लोग वही हैं कि जिन्होंने प्री पास कर लिया और वो उस रणनीति वाले थे कि प्री पास करेंगे तब मेंस पढ़ेंगे, तो वो बस मेंस लिख रहे हैं, वो दौड़ में नहीं है। आप उनसे आगे निकल जाएंगे, बहुत आगे निकल जाएंगे, अगर आप पहले से मेंस के लिए तैयार हैं। सच्चाई है ये कि कंपटीशन प्री में ही है आज की डेट में, और वो भी सीसेट की वजह से यूपीएससी या यूपी में ज्यादा हो गया। बिहार में फिर भी सीसेट नहीं है। इसी बार हुआ 66 में कि थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर चला गया, 108 109 क्वेश्चन, अदरवाइज 90 92 95 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो जाता था प्रीलिम्स में। अच्छे स्टूडेंट आज बस प्री पास कर लें, मेंस की एक प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू सिलेबस तैयारी कर लें, तो फाइनल रिजल्ट बहुत मुश्किल नहीं है। हाँ, लेकिन मेंस की प्रॉपरली तैयारी कर लें तब। प्री भी पास होना जरूरी है, लेकिन बार बार कह रहा हूं केवल प्री पास करके आप आईएएस पीसीएस नहीं बन सकते। मेंस भी पास करना है और इंटरव्यू भी पास करना है। और 2 एग्जाम के बीच में कभी इतना समय नहीं है कि आप सोचें कि प्री हो जाएगा तो मेंस और मेंस हो जाएगा तब इंटरव्यू। उतना समय उन 2 एग्जाम के बीच में नहीं होता है। वो तैयारी आपको पहले से ही कर लेनी होती है। तो एक बहुत जरूरी रणनीति है ये, हमेशा इसको ध्यान रखिए।
मैंने बताया आपको कि अगर 2022 के लिए आप प्लान कर रहे हैं तो अभी से लेके अगला जो 9 महीना है कैसे आप अपना एक कैलेंडर बना सकते हैं, सही तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। हमेशा देखिए, आप किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी विषय को जब साइंटिफिकली तैयार करते हैं तो 3 स्टेज से होकर गुजरना होता है। इंटरेस्ट बिल्डिंग, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और फैक्ट बिल्डिंग। इन 3 स्टेज या 3 चरणों से होकर गुजरना होता है। और सबसे बड़ी बात कि ये तीनों स्टेज या तीनों चरण इसी क्रम में पूरे होने चाहिए। सबसे पहले इंटरेस्ट, देन कंसेप्ट, देन फैक्ट। कुछ भी आप पढ़ रहे, जीएस पढ़ रहे, जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, XYZ कुछ भी आप पढ़ रहे, ऑप्शनल पढ़ रहे, सबसे पहले उस विषय विशेष में आपका इंटरेस्ट, आपकी रुचि का होना बहुत आवश्यक है। जब तक विषय में इंटरेस्ट नहीं होगा आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। बिना मन बिना रुचि के कब तक पढ़ेंगे? आधा घंटा 1 घंटा बोरियत होगी, नींद आएगी, पढ़ेंगे, समझ में नहीं आएगा, पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट। जब तक खुद आपकी इच्छा और मन नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता। तब उसके बाद कॉन्सेप्ट होता है कि जो भी कॉन्सेप्ट, मैंने कहा राष्ट्रपति पढ़ रहे, राज्यपाल पढ़ रहे, असहयोग आंदोलन पढ़ रहे, सिविल डिसोबीडियंस पढ़ रहे, कुछ भी आप पढ़ रहे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है वो पता होना चाहिए उसका। एक बार कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी तो फिर उससे जुड़े हुए जो कुछ फैक्ट हैं वो याद करना आसान होगा। और इसी को अगर हम इससे जोड़ें तो कॉन्सेप्ट मतलब मेंस और फैक्ट मतलब प्रीलिम्स। तो ये दोनों बातें जुड़ी हैं आपस में। उसी रणनीति के आधार पर मैं कह रहा हूं कि पहले मेंस पढ़ें फिर प्री पढ़ें। एक तो इसलिए भी कह रहा हूं कि प्री और मेंस के बीच में इतना समय नहीं है कि आप मेंस पढ़ पाएंगे, और दूसरा इसलिए भी कह रहा हूं कि जब तक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं होगी तब तक कभी भी आप फैक्ट बिल्डिंग सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। एक नींव होगी तब तो उस पर दीवारें खड़ी होंगी। वो कॉन्सेप्ट नींव है, उस विषय की समझ है, वो उससे जुड़े फैक्ट, वो तो फैक्ट कुछ याद करने बाद में हमने कहा महत्वपूर्णता इंपॉर्टेंट फैक्ट करके वो 10, 20, 50 फैक्ट याद कीजिए, रट लीजिए, लिख के। लेकिन उसके लिए पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए मैंने कहा जीएस में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी आप पढ़ रहे पहले मेंस मतलब कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए। आज भी देखिए आप, ये सच्चाई है कि मेंस मतलब कॉन्सेप्ट ज्यादा और प्रीलिम्स मतलब फैक्ट ज्यादा। मेंस में हमेशा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, वो चाहे यूपीएससी हो और चाहे यूपीपीसीएस बिहार या कोई अदर स्टेट का एग्जाम हो। और प्रीलिम्स में कंपैरेटिवली फैक्चुअल क्वेश्चन की संख्या ज्यादा होती है। हालांकि यूपीएससी में प्रीलिम्स में भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन काफी संख्या में है। हाँ, लेकिन पर्याप्त फैक्ट की जरूरत है प्रीलिम्स में। तो पहले कॉन्सेप्ट फिर फैक्ट, मतलब पहले मेंस फिर प्रीलिम्स। सबसे जरूरी बात जो हमेशा आपको याद रखनी है, एक बात और, आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब सिविल सेवा में भी 8-9 स्टेट हैं जिनके हम नाम ले रहे हैं कि जिनकी आप तैयारी कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। एक तो यूपीएससी है, उसके अलावा 9 हिंदी भाषी स्टेट हैं जिनके आप एग्जाम दे सकते हैं। यूपी उत्तराखंड, बिहार झारखंड, एमपी छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, और एक यूपीएससी। तो ये कुल 10 एग्जाम हैं जो भी हिंदी भाषी स्टेट के सारे लोग हैं तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है या कोई और इस तरह की समस्या नहीं है।
हर स्टेट में हर साल एग्जाम नहीं होता। राजस्थान में 4 साल में 5 साल में एक बार होना है। झारखंड में भी हमने कहा 20 साल में 6 एग्जाम हुए अभी। फिर भी एवरेज आप निकालें तो 4-5 एग्जाम हो जाते हैं। यूपीएससी तो होनी होना है। यूपी बिहार भी लगभग रेगुलर है। कभी एमपी आ जाएगा, कभी झारखंड आ जाएगा, कभी राजस्थान, तो मिला जुला के 4-5 एग्जाम तो साल भर में निकल ही आते हैं। कई जगह 2-2, 3-3 हो जाते हैं। बिहार में पीसीएस का भी आ गया, सीडीपीओ भी आ गया, अपर भी आ गया, यूपी में लोअर सर्विस भी आ गया, तो कई बार वो 2-2, 3-3 भी हो जाते हैं। तो कुल मिला के 5-6 एग्जाम साल भर में तय है कि होने हैं। मतलब ऑन एन एवरेज देखें तो हर 1.5 से 2 महीने में एक एग्जाम मिलना है। तो अब एक ये समस्या चुनौती है, एक साथ कितने एग्जाम को लेके चलें आप। केवल यूपीएससी पे फोकस हो, केवल बीपीएससी पे फोकस हो, या यूपीएससी, यूपी, बिहार, झारखंड सबको एक साथ लेके चलें। अब तो आप में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनका फोकस केवल बीपीएससी पे है, स्पेशली लड़कियां या महिलाएं, क्योंकि वहां रिजर्वेशन हो गया तो चलिए एक बहुत बड़ा मौका मिल गया है। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवल बीपीएससी पे फोकस कर रहे हैं। तो बात ही खत्म हो गई फिर तो, कि केवल एक ही स्टेट, एक ही एग्जाम पे आपका फोकस है। लेकिन बहुत सारे लोग आप में ऐसे भी हैं जो यूपीएससी भी दे रहे हैं, लेकिन साथ में भाई बिहार भी देना है, यूपी पीसीएस भी देना है, राजस्थान या कोई और भी, जहां हो जाए वहां। तो अब क्या करें? ऐसी स्थिति में स्ट्रेटजी या रणनीति क्या होनी चाहिए? इस स्थिति के बेहतर ढंग से समाधान के लिए भी एक बेटर स्ट्रेटजी वही है जो मैंने अभी आपसे चर्चा की, कि कम से कम 1 साल का समय लेके चलिए, जिसमें केवल और केवल अकॉर्डिंग टू सिलेबस ईमानदारी से तैयारी कीजिए। पहले मेंस की तैयारी कीजिए, तब प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए। 1 साल तक गांठ बांध लीजिए कि हम कोई एग्जाम नहीं देंगे, क्योंकि ये तो केवल तैयारी का समय होगा 1 साल का, और उसके बाद फिर अब हम एग्जाम देना शुरू करेंगे। 1 साल तो केवल पढ़ेंगे, केवल तैयारी करेंगे। मैंने क्या बताया आपको कि हम 8 परीक्षाओं को एक साथ लेके चलेंगे क्लास में। यूपीएससी, यूपी, बिहार, हरियाणा जहां ऑप्शनल है, उसके अलावा झारखंड, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ जहां जीएस में पकड़ है। लेकिन उसमें भी क्या कहा कि पहले पढ़ेंगे कॉमन टॉपिक, और फिर लास्ट में या जैसी जरूरत है तो कभी बीच में जो बिहार स्पेशल है, जो राजस्थान स्पेशल है, या जो झारखंड स्पेशल है। आपकी भी यही स्ट्रेटजी होनी है कि एक बार साल भर तक हम सीरियसली अकॉर्डिंग टू सिलेबस तैयारी करेंगे। ऑप्शनल पढ़ लिया तो अब ऑप्शनल पढ़ लिया तो आईएएस भी हो गया, यूपी भी हो गया, बिहार भी हो गया, हरियाणा भी हो गया, निपट गया हमारा 4 का काम एक साथ। जीएस पढ़ा, जीएस में हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, जो ये 5 ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हैं पढ़ लिए, हर जगह के लिए काम हो गया। बस कुछ ये एथिक्स वगैरह पढ़ रहे, ये बिहार में नहीं पढ़ना है या कहीं और यूपी में पढ़ना है, यूपीएससी में, तो वो हो गया। तो एक बार तो पहले जो ये बेसिक सिलेबस है हमने वो तैयार कर लिया, साल भर लगा हमें। अब उसके बाद हमने यूपीएससी दिया, लेकिन साथ में 1 महीने बाद अगर यूपी है तो फिर वो भी दे दिया। 90% सिलेबस वही है यूपी का, जो थोड़ा बहुत अगर अंतर दिखा वो हमने उसे 1 महीने में तैयार कर लिया, वो भी दे दिया।
तो अगर एक बार एक साल हमने तैयारी कर ली है प्रॉपरली, तो हम 10 अक्टूबर का यूपीएससी भी दे सकते हैं, 24 अक्टूबर का यूपी पीसीएस भी दे सकते हैं। 14 दिन में अगर कुछ अलग से पढ़ना है यूपी के लिए तो पढ़ लेंगे। 4 दिन बाद 27-28 अक्टूबर को आरएएस है तो वो भी दे सकते हैं। 2-3 दिन में राजस्थान स्पेशल पढ़ लेंगे। 12 दिसंबर को बीपीएससी है तो वो भी दे सकते हैं। 1 महीने में बिहार स्पेशल कर लेंगे। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब एक साल हम प्रॉपर तैयारी कर चुके हैं और अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमारे पास एक नोट्स है, एक समझ है, तभी होगा वो काम। कि एड ऑन जो एक तरह से कहा जाता है एड ऑन सर्विस, एक महीना 15-15 दिन, अब उसमें हमने वहां की जो कि स्पेशल चीजें देखनी है, बाकी बेसिक तैयारी हमारी पूरी है। तो उस तरह से स्ट्रेटजी बनाइए। इसमें आपका मेंस भी होगा, प्री भी होगा, इसमें आपका यूपीएससी भी होगा, यूपी होगा या अदर स्टेट होगा। और आप ये सोच के चलोगे कि एग्जाम पहले प्री का है, हम तैयारी पहले प्री की करेंगे, सब खत्म हो जाएगा। 10 अक्टूबर पहले आईएएस प्री पढ़ेंगे आप, फिर अब 24 अक्टूबर यूपी प्री पढ़ेंगे आप, फिर अब 27-28 अक्टूबर राजस्थान प्री पढ़ेंगे आप, फिर 12 दिसंबर आप बीपीएससी प्री पढ़ेंगे आप। तो होगा क्या कि 10 अक्टूबर के आईएएस प्री के बाद आप आईएएस मेंस नहीं पढ़ेंगे, आप यूपी प्री में लग जाएंगे, फिर राजस्थान प्री में लग जाएंगे। मेंस कभी नहीं पढ़ पाएंगे। जो मैंने स्ट्रेटजी बताई आपको, मेंस ऑलरेडी तैयार हो चुका है आपका, तो इसलिए 10 अक्टूबर के बाद आप 24 अक्टूबर के यूपी प्री में भी लगोगे तो अभी टेंशन नहीं है, क्योंकि मेंस तो पहले से तैयार है, हमें रिवाइज करना है। 2 घंटा 4 घंटा मेंस भी रिवाइज कर रहे हैं और 6 घंटा यूपी प्री भी पढ़ रहे हैं। लेकिन मेंस तैयार नहीं किया तो या तो यूपी प्री छोड़ना पड़ेगा, बिहार प्री छोड़ना पड़ेगा, और या उनका भी प्री दोगे तो फिर बस प्री देते रहोगे, मेंस कब पढ़ोगे। तो इसलिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, एक प्रॉपर रणनीति बनाना बहुत आवश्यक है। एक बात और, एक लास्ट बात, कि चाहे आप मेंस की तैयारी करें, चाहे आप प्रीलिम्स की तैयारी करें, आपको 3 काम करने हैं: समझ, नोट्स और प्रश्न अभ्यास। एकदम बेसिक बच्चों जैसी बात है, लेकिन जरूरी है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस एक नोट्स होना जरूरी है, सबसे पहला काम, चाहे वो ऑप्शनल हो चाहे वो जीएस हो। ये नहीं कि आप अपना ही नोट्स बनाए, एक नोट्स हो अकॉर्डिंग टू सिलेबस। पबेड में अगर हमने नोट्स दिया वो आप ही का है, वैसा नहीं कि आपके ये नहीं है तो कोचिंग का नोट्स है, हमें अपना बनाना है। वही आप ही का नोट्स है, अपने अकॉर्डिंग उसमें कुछ काट छाट करना है कर लीजिए। हाँ, लेकिन एक प्रॉपर नोट्स हो अकॉर्डिंग टू सिलेबस। और स्पेशली ऑप्शनल में तो दिक्कत नहीं है, जीएस में ज्यादा समस्या होती है अकॉर्डिंग टू सिलेबस नोट्स, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। 2 टॉपिक का नोट्स है, 2 का नहीं है, हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का नहीं है, ज्योग्राफी का है, इकोनॉमी का नहीं है, तो ऐसा नहीं, प्रॉपर अकॉर्डिंग टू सिलेबस नोट्स। समझ अकॉर्डिंग टू सिलेबस पूरी समझ याद रखिए। ये परीक्षाएं प्री तो रट के पास हो भी जाएंगी एक बार, लेकिन मेंस में जब तक समझ नहीं होगी, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी, प्री पास करना कठिन होगा। तो एक समझ होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत जरूरी है। रट के आईएएस नहीं बन सकते। और साथ साथ प्रश्न अभ्यास या क्वेश्चन प्रैक्टिस का होना भी बहुत आवश्यक है। जो पढ़ा है, जो समझा है, अब देखिए आप लास्ट 10 ईयर के पेपर उठा के कि क्या पूछा गया है, और जो आपने पढ़ा और समझा है, नोट्स बनाया है, कितना मैच हो रहा है, क्या आप जो पूछा जा रहा है उसको सॉल्व करने की स्थिति में है या नहीं है।
जब प्रीलिम्स का टाइम हो तो उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, जब मेंस का टाइम हो तो उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, बहुत जरूरी है। इवन प्रीलिम्स में तो आप करते भी हैं ये, बहुत सारे आप मॉडल पेपर सॉल्व कर लेते हैं, बहुत सारे टेस्ट सीरीज के पेपर, प्री का टेस्ट सीरीज थोड़ा आसान होता है, कुछ नहीं भी पढ़ा है तो एक खेल होता है, क्वेश्चन लिखा है, 4 ऑप्शन लिखे हैं, आंसर है, व्याख्या है, एक बिना पढ़ा आदमी भी कर सकता है खेल 2 घंटे का। मेंस में कठिन होता है काम, क्योंकि मेंस में तो 2 लाइन में क्वेश्चन लिखा है, अब 200-300 शब्द में अपने मन से आपको उसका आंसर लिखना है, वो बिना पढ़े तो होगा नहीं, उसका कोई मॉडल आंसर नहीं है भी मॉडल आंसर तो हर आदमी के लिए अलग अलग हो सकता है। प्री में तो फैक्ट है, जो है तो है, लेकिन मेंस में तो 10 आदमी 10 तरह से बता सकते हैं प्रेजेंटेशन आंसर। कोई चेक करने वाला चाहिए प्री में तो अपने आप कर लीजिएगा, सारा काम प्री में लोग करते हैं, मेंस में कई बार लोग नहीं करते, अक्सर नहीं करते। आपको करना है। जब तक ऑफलाइन क्लास हो रही थी तो हम भी ये काम करते थे प्रॉपरली, वीकली टेस्ट था, हर संडे टेस्ट सीरीज भी, और ऑनलाइन में ये सब चीजें संभव नहीं है हो पा रही हैं कि इस तरह से प्रॉपर टेस्ट हो पाए ऑनलाइन में। कोशिश कर रहे हैं कि उसमें भी कोई ऐसा प्रॉपर सिस्टम हो पाए डेवलप, या बहुत जल्दी तो यही प्रयास है कि ऑफलाइन ही खुल जाए तो वो समस्या ही हल हो जाए, वो नहीं तो ऑनलाइन में भी एक सिस्टम, मूवीशाला ऐप में तो है अभी टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन, धीरे धीरे हम लोग अपने ऐप में भी कोशिश कर रहे हैं कि करते रहिए आप अपने से काम, अपने ही आंसर लिख के रखते रहिए, जब कभी होगा तो फिर उसको देखेंगे कैसे चेक हो सकता है, या अलग से जो भी तरीका, वो तो बात की बात है। अपने आसपास कोई हो सीनियर जो गाइड कर सकता हो, उसी को दिखा लीजिए, तब तक चेक करवा लीजिए। हाँ, लेकिन ये काम करना जरूर है, तो समझ, नोट्स और प्रश्न अभ्यास प्रीलिम्स में भी करना है ये काम, मेंस में भी करना है ये काम, तभी जाके तैयारी पूरी होगी। केवल क्लास कर ली, केवल नोट्स और समझ अपने आप में ये पूरी तैयारी नहीं है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे भी पर्याप्त ध्यान देना है। मेंस में हम उसको दूसरे शब्दों में कहते हैं राइटिंग स्किल डेवलप करनी है, या लेखन शैली का विकास करना है। ये एक बहुत जरूरी काम है, राइटिंग स्किल या लेखन शैली का विकास। आज की क्लास में यहीं तक। अगली क्लास में कल और एक मुद्दे पे बात करेंगे। कल मुद्दा यही होगा, राइटिंग स्किल या लेखन शैली, इस पे अलग से चर्चा करेंगे कि मेंस में क्या है, ये कैसे डेवलप करें, किन बातों को ध्यान रखें। अगली क्लास का मुद्दा यही होगा, राइटिंग स्किल या लेखन शैली। आज के लिए इतना ही। किसी को कुछ पूछना बताना है पूछ सकते हैं। किसी के मन में कोई क्वेरी, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है जी रंजना, बिल्कुल आप ईमानदारी से मेहनत कीजिए, जरूर सफल होंगे। चलिए तो आज यहीं रोक रहे हैं, कल मिलेंगे, आगे बढ़ाएंगे और एक नए मुद्दे पे बात करेंगे। धन्यवाद। आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं।